Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th economics chapter 2nd, which is people as a resource. So let's begin. First question, population becomes human capital when there is investment made in form of, तो हमें बताना है कि population जो है वो human capital में कब convert होती है. तो आंसर होगा D, all the above. So when there is investment made in form of education, training and medical care, जब लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे और हेल्दी होंगे तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल एक एसेट में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ, तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो किसका स्टॉक है? आंसर है ए, स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज. तो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, यानी कि हेल्थ. तो इस बात को बुक में डिफरेंट वेज में लिखा गया है. एग्जाम्पल में इंडियाज़ ग्रीन रिवोल्यूशन और इंडियाज़ IT रिवोल्यूशन, ये याद रखना है. तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों सुपीरियर हैं बाकी सभी रिसोर्सेज से, क्योंकि ह्यूमंस ही तो हैं जो अच्छा यूज़ कर सकते हैं बाकी दूसरे रिसोर्सेज का, जैसे कि लैंड और कैपिटल. नेक्स्ट यहाँ देखिए वही बात लिखा हुआ है कि बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन. तो आप पहले ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तभी क्वेश्चन का आंसर देंगे. तो इसे वेराइटी ऑफ वेज में भी कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसे वेराइटी ऑफ वेज में भी लिखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रेफर टू एज रिसोर्स, तो किस तरह के लोगों को हम रिसोर्स समझते हैं? आंसर होगा ए, वर्किंग पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जो भी रेसिडेंट्स होते हैं कंट्री के, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं, उनके आउटपुट का टोटल वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मनी, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ध्यान रखना है कि वुमेन हु लुक आफ्टर हाउस होल्ड, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कंट्रीज लाइक जापान आर रिच और डेवलप्ड डिस्पाइट द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल्स. जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जापान, इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और ये जो जापान है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है फिर भी ये डेवलप्ड कैसे हो गए, क्यों हुए? बिकॉज आंसर है ए, दे हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स. इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज में एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में और मेडिकल केयर, हेल्थ के फॉर्म में इन्वेस्ट किया है. ये जो लोगों का इफ़िशियंसी और टेक्नोलॉजी है जो इन लोगों ने बनाया है, इसी वजह से ये कंट्रीज़ रिच हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द वेरियस एक्टिविटीज़ क्लासीफाइड. तो वेरियस एक्टिविटीज़ को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? 3 तरीके से. आंसर है डी, ऑल द अबव, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी. तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी है? आंसर है सी, मैन्युफैक्चरिंग. तो ये देखिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंडर क्या क्या आता है, तो आप इसे लर्न कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हैं? आंसर है सी, एक्टिविटीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट. तो आंसर होगा एजुकेशन एंड स्किल, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द डैश ऑफ द कंट्री. जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो क्या डिसाइड करती है अल्टीमेटली कंट्री की? तो आंसर होगा ए, ग्रोथ रेट. तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ वो हो गई जो इंक्लूड करे एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो हो गई जो इंक्लूड करे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. तो आपको क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स को याद रखना है कि इट डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, indicated by life expectancy and scale formation acquired by the people of country. The quality of population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an asset. Next question, the plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in first plan to rupees 3766.90 crore in the, आंसर होगा बी, 11th प्लान. तो जो हिस्ट्री का चैप्टर है रशियन रिवोल्यूशन सेकेंड चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्टालिन के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स आए.
तो वहीं से ये इंस्पायर्ड मॉडल है जो हमारे कंट्री में अडॉप्ट किया गया। तो इसमें ये 5 ईयर्स के होते हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं जिसे कंट्री जो है अचीव करने की कोशिश करती है। तो ये ही है। तो ये देखिए, फर्स्ट प्लान में एजुकेशन के लिए कितना था, 151 करोड़ रुपीज़। बाद में ये बढ़ गया है 11th प्लान में, कितना हो गया है, रुपीज़ 3766.90 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, the expenditure on education as a percentage of GDP, gross domestic product, rose from 0.64% in 1951 to 1952 to dash in 2015 to 2016। तो ये जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन में जो जीडीपी के पार्ट से लिया जाता है वो 1951 में 0.64% था। अब ये कितना हो गया है 2016 में? तो आंसर है ए, 3.0%। इतना बढ़ गया है ये। Next question, expenditure on education as a percentage of GDP declined to -% in 2017 and 18। तो ये जो हमने ग्रोथ देखा है अभी 1951 से लेकर के 2016 तक, तो इसमें थोड़ा डिक्लाइन आया है 2018 तक। तो कितना कहाँ डिक्लाइन हो गया है, कितना? तो आंसर है बी, 2.7%। तो यहाँ देखिए, ये जो प्लान आउटले है एजुकेशन पे वो बढ़ गया है। पहले वो फर्स्ट प्लान में ₹151 करोड़ था, अब ये बढ़ के 3766.90 करोड़ हो गया है 11th प्लान में। उसी तरह से जो जीडीपी का पार्ट है, परसेंटेज जो कि खर्च किया जाता था एजुकेशन पे, वो भी बढ़ गया है फ्रॉम 0.64% इन 1951 टू 1952 टू 3.0% इन 2015 टू 16। ठीक है, और ये फिर कुछ फ्यू ईयर्स के लिए स्टैग्नेंट, यानी कि ना घटा ना बढ़ा, उसी पॉइंट पे बना रहा, और फिर बाद में ये डिक्लाइन कर जाता है 2.7% पे। तो देखते हैं इसे। तो देखिए, बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो एक्सपेंडिचर था जीडीपी का वो डिक्लाइन कर गया है, 2.7% आ गया है 2017-2018। उसी तरह से देखिए, लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेट पर्सन वो होते हैं जिनको किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना या लिखना आता हो, तो वो लोग क्या होते हैं? लिटरेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रेट जो है ये कहाँ से बढ़ गया है? 18% से 1951 में 18% था, और फिर इंक्रीज कर गया 74% इन 2010 एंड 2011। तो इसे याद रखना है। और देखिए, लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स, और it is about 16.6% higher in urban areas as compared to rural areas। तो अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल्स जो हैं उनमें 16.6% हायर लिटरेसी रेट है कंपेयर टू फीमेल्स, और अगर अर्बन और रूरल एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में 16.1% हायर है लिटरेसी रेट। तो देखिए, केरला में कितना है लिटरेसी रेट? 94, और बिहार में 62%। तो अब ये देखिए, जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो एक्सपेंड हो चुका है टू ओवर 8.41 लाख इन 2015 टू 2016। ये भी अपडेट हुआ है। तो ये लेटेस्ट एडिशन में है बुक के। आप अपने बुक में भी कंफर्म कर लेना और अपने टीचर से भी कंसल्ट कर लेना कि क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio GER in higher education in the age group of 18 to 23 to 25.2% by 2017 to 18, and to reach the target of 30% by 2020 to 2021, which would be broadly in line with the world average. Next question, what is the literacy rate of India according to 2010 to 2011 census? तो literacy rate of India कितना है? आंसर है A, 74%। Next question, what is the literacy rate of Kerala and Bihar respectively in 2011? तो केरला और बिहार का literacy rate कितना है? आंसर होगा A, 94% and 62%. Next question, the primary school system has expanded to over dash in 2015 to 2016। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं यानी कि नर्सरी टू क्लास 5 प्राइमरी स्कूल, क्लास 6 टू क्लास 8 मिडिल स्कूल, क्लास 9 टू क्लास 10 हाई स्कूल, एंड क्लास 11 टू क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल। तो ये जो प्राइमरी स्कूल का जो सिस्टम है वो एक्सपैंड कितना हुआ है 2016 में?
आंसर है सी 8.41 लाख। Next question, which of the following is a significant step towards providing elementary education to all the children in the age group 6 to 14 years by 2010? तो इनमें से कौन सा एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसका एम ऑब्जेक्टिव है कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए टू ऑल द चिल्ड्रन जो कि एज ग्रुप में है 6 to 14 ईयर्स बाय 2010? तो आंसर है ये सर्व शिक्षा अभियान। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। Next question, which of the following scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status? तो इनमें से कौन सा स्कीम है जो कि फोकस करता है, जिसे इम्प्लीमेंट लागू किया गया है ताकि बच्चों को इनकरेज किया जा सके अटेंडेंस, कि वो स्कूल आए, रिटेंशन ड्रॉप आउट ना करे, स्कूल में एडमिशन रहे उनका, स्कूल आए और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उनका उसे भी सुधारा जाए? तो कौन सा स्कीम है? आंसर है सी मिड डे मील स्कीम। Next question, what target has the 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio GER in higher education in the age group of 18 to 23 years to reach dash by 2020 and 2021? तो 12th plan में जो gross enrollment ratio है फॉर द हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप 18 to 23 वो कितना टारगेट रखा गया है कि वो पहुँचे कहाँ 2020 और 2021 तक? तो आंसर है ए 30%। तो हम देखेंगे कि सरकार ने क्या क्या किया है एजुकेशन के लिए। तो देयर इज़ अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें देखिए पर्सन मेल और फीमेल इनका लिटरेसी रेट दिया गया है। तो हमेशा फीमेल्स जो है पर्सन और मेल इस रेट से भी बिलो रहा है इनका ग्राफ में एवरेज। तो इस हिसाब से देखिए प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं जिनमें ज़्यादा जोर गर्ल्स पे दिया जा रहा है। आपने और देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, नवोदय विद्यालय होते हैं ईच डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ वोकेशनल स्ट्रीम्स भी डेवलप किए गए हैं ताकि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको कुछ स्किल्स सिखाया जा सके। वोकेशनल कोर्सेज वही होता है ना जिनमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ कोर्स दिया जाता है, जैसे कि कुछ लोग हैं कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, कुछ कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं। तो ये वोकेशनल स्ट्रीम्स हो गए, इन्हें भी डेवलप किया जा रहा है। तो देखिए और क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। तो एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें क्या फोकस है इसका कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए सभी बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप में आते हैं। आपको पता भी होगा कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू एजुकेशन, उसमें भी एक प्रोविजन है कि सभी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि सभी अपने वार्ड्स को एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें एटलीस्ट 6 to 14 ईयर्स तक। और साथ ही साथ ब्रिज कोर्सेज और बैक टू स्कूल कैंप्स भी इनिशिएट किए गए हैं ताकि इनरोलमेंट यानी कि एडमिशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में वो बढ़ सके। ब्रिज कोर्सेज वो कोर्सेज होती हैं जिनमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं या विद इन ही उनको हायर कॉम्पिटेंसी लेवल पे ट्रेन किया जाता है और बैक टू स्कूल कैंप्स जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन्हें फिर से बैक टू स्कूल कैंप किया जाए, इनरोलमेंट किया जाए। और भी हैं स्कीम्स जैसे कि मिड डे मील स्कीम है जिसे इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि अटेंडेंस रहे, बच्चे आए, अटेंड करें क्लासेस, रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं ये लिटरेट पॉपुलेशन बनाएंगी इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बर्थ रेट? तो बर्थ रेट क्या होता है? आंसर है ए नंबर ऑफ बेबीज born for every 1,000 people during a particular period of time. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम। तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन में कौन से एज ग्रुप के लोग होते हैं? आंसर है सी 15 to 59 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट। आंसर है ए people who are willing to work at going wages cannot find jobs, then this situation is termed as unemployment. अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। जो इच्छा रखते हैं काम करने की
उनको जॉब ना मिले तो वैसे लोग अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। ये नहीं कि कोई इच्छा ही नहीं करे, विलिंग नहीं हो काम करने को और कहे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स, देन इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। इस कैटेगरी में भी एक एज ग्रुप है जिसको इंक्लूड किया जाता है वर्क फोर्स पॉपुलेशन में। ये इंक्लूड करता है पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। अब तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही देखने को मिलता है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो है जिसमें लोग जो हैं पर्टिकुलर सीजन में या मंथ्स में एम्प्लॉयमेंट फाइंड नहीं कर पाए। ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट केस है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें लोग एम्प्लॉयड तो रहते हैं पर ये हिडन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। एक्चुअली देखिए, एक एग्रीकल्चरल फील्ड पे जिस पे 5 लोग का ज़रूरत है उस पे 8 लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हैं। उनका काम करना ना करना कोई मतलब एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कर रहा, प्रोड्यूस में हेल्प नहीं कर रहा, तो ये क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से। तो ये भी आपको रूरल एरिया में ही देखने को मिलेगा। अब देखिए, अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक कॉमन प्रॉब्लम बनते जा रहा है। एजुकेटेड होने के बावजूद भी कई सारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, और इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है मैन पावर रिसोर्स का। तो ये देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये इंक्रीज़ कर देता है इकोनॉमिक ओवरलोड को। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। और क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ an impact on overall growth of economy. Increase in unemployment is an indicator of depressed economy. It also wastes the resource which could have been gainfully employed. Next question, which of the following is the type of unemployment in case of rural areas? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का जो कि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, अर्बन नहीं रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है। आंसर होगा A, seasonal and disguised unemployment. Next question, urban areas have mostly, answer is C, educated unemployment. Next question, increase in unemployment is an indicator of। तो जब unemployment में increase होता है तो ये किस चीज़ को indicate करता है? आंसर है depressed economy, A, depressed economy. Next question, disguised unemployment is generally found in which of the following sectors? तो disguised unemployment या hidden unemployment जो है वो कौन से sectors में पाया जाता है? तो पहले भी हम देख चुके हैं कि seasonal और disguised unemployment जो है rural areas में ज़्यादा है, तो आंसर होगा B, agriculture sector. Next question, which is the most labor absorbing sector of economy? तो ये भी है B, agriculture. Next question, in the secondary sector मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। तो अभी जो क्वेश्चन था अब वो प्राइमरी सेक्टर, सारे सेक्टर्स को कंबाइन करके पूछा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग कौन सा है। अब ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर में जो कि मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। तो ये होगा ए, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल, मीडियम और लार्ज स्केल होती है ना, तो सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर जो है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो और क्या याद रखना है कि ये देखिए, देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। हमारे कंट्री में 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 301 यानी कि डेंटल कॉलेजेस हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं देखिए, इनमें से जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th economics chapter 2 which is people as resource. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।